बंगाल में राजनीतिक शक्ति को समझने के लिए आपको 1970 के दशक के कोलकाता को देखना होगा। ये शहर एक वैचारिक युद्ध क्षेत्र की तरह काम करता था, जिस पर 34 वर्षों तक लेफ्ट फ्रंट का पूर्ण नियंत्रण रहा। राज्य पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें चुनौती देना राजनीतिक आत्महत्या माना जाता था। लेकिन जामिया डेवी कॉलेज के परिसर में बिना किसी राजनीतिक विरासत वाली एक युवा छात्रा ने इस व्यवस्था को चुनौती देना शुरू किया। ममता बनर्जी के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन सड़क स्तर की राजनीति के लिए असीम भूख थी। 1984 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जादवपुर से चुनाव लड़ने का टिकट दिया, जहां उनके प्रतिद्वंद्वी थे सोमनाथ चटर्जी, मार्क्सवादी व्यवस्था के एक विशाल स्तंभ। मतदान शुरू होने से पहले ही सभी ने परिणाम तय मान लिया था, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो 29 वर्षीय इस बाहरी उम्मीदवार ने उस दिग्गज को हरा दिया। उनकी राजनीतिक पहचान सीधे सड़क पर संघर्ष करते हुए बनी। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा राज्य की जमीजमाई व्यवस्था से इंच दर इंच लड़कर बनाई। 1990 के दशक में उन्होंने सड़कों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हाजरा क्रॉसिंग की एक रैली के दौरान वे एक क्रूर शारीरिक हमले से बची। उस दिन की तस्वीरों ने उनकी छवि एक ऐसी योद्धा के रूप में स्थापित कर दी, जो अपने उद्देश्य के लिए खून बहा सकती थी। 1998 तक उन्होंने कांग्रेस से पूरी तरह अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। निर्णायक मोड़ 2006 में आया। सत्तारूढ़ वाम सरकार ने सिंगूर और नंदीग्राम में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कृषि भूमि का आक्रामक अधिग्रहण शुरू किया। इस नीति ने ग्रामीण किसानों में भय पैदा कर दिया। जबरन विस्थापन के खतरे को देखते हुए ममता ने इस अवसर को तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने 25 दिन की भूख हड़ताल शुरू की। किसानों के साथ मजबूती से खड़ी होकर उन्होंने नया नारा दिया, माँ, माटी, मानुष, यानी माँ, मिट्टी और लोग। इस नारे ने किसानों, अल्पसंख्यकों और शहरी मध्यम वर्ग को एक विशाल गठबंधन में बदल दिया। 2011 में दबाव अपने चरम पर पहुंच गया। 34 साल पुराना वाम शासन ढह गया। ममता बनर्जी ने शपथ ली। बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण असुरक्षा को जन विद्रोह में बदलकर एक लगभग अजेय सरकार को गिरा दिया। सत्ता में आने के बाद उनका तरीका अपने पूर्ववर्तियों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने उस प्रतिक्रिया को समझा जिसने वामपंथ को नष्ट किया था, इसलिए उन्होंने भारी औद्योगिकीकरण से दूरी बनाई। इसके बजाय उन्होंने राज्य वित्तपोषित कल्याणकारी मॉडल खड़ा किया। कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने सीधे नकद लाभ पहुंचाए। इन नीतियों ने विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के बीच जबरदस्त निष्ठा पैदा की। पुरानी सरकार अपने नियंत्रण के लिए मजदूर यूनियनों की विशाल मशीनरी पर निर्भर थी। ममता ने उस प्रणाली को घर घर सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था से बदल दिया और नीचे से ऊपर तक अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन औद्योगिकीकरण से दूरी की कीमत बहुत भारी थी। राज्य की अर्थव्यवस्था ठहरने लगी, निजी निवेश सूख गया। लाखों युवा डिग्रियां लेकर भी स्थानीय रोजगार से वंचित रह गए और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ा। इसी बीच पूर्ण सत्ता ने जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार का एक नया रूप पैदा किया। कट मनी, स्थानीय नेताओं द्वारा अवैध कमीशन और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त निर्माण सिंडिकेटों की शिकायतें तेजी से बढ़ी, जिन्होंने मोहल्लों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। पहला बड़ा झटका 2021 के विधानसभा चुनावों में आया। भाजपा ने बंगाल में आक्रामक प्रवेश किया और मुख्य विपक्ष के रूप में उभर गई। तृणमूल कांग्रेस खेला होबे के नारे के सहारे सत्ता में बनी रही। खेल जारी रहा, लेकिन जो पार्टी कभी एक अहंकारी व्यवस्था को गिराने के लिए बनी थी, वही खुद एक गहराई से जमी हुई और त्रुटिपूर्ण व्यवस्था में बदल गई। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आंतरिक सड़न बड़े घोटाले के रूप में सामने आई, जब जांच में खुलासा हुआ कि हजारों शिक्षकीय पद बेचे गए थे। बंगाल के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। जब भ्रष्टाचार ने उनके भविष्य को छीन लिया, तो यह सीधे उनके सपनों की चोरी जैसा लगा। फिर स्थानीय अपराधों में गंभीर वृद्धि हुई, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को सीधे चुनौती दी। इन चर्चित घटनाओं ने उस सुरक्षा के वादे को तोड़ दिया, जो सरकार ने अपने सबसे भरोसेमंद मतदाताओं से किया था। यह आंदोलन इस विश्वास पर बना था कि नेता ही अंतिम रक्षक है, लेकिन नौकरी के अवसरों की चोरी और बढ़ते अपराधों के बीच वही युवा और महिलाएं, जिन्होंने ममता को सत्ता तक पहुंचाया था, अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। इस कमजोरी को भांपते हुए विपक्ष ने केवल सामान्य रैलियों पर भरोसा नहीं किया। भाजपा ने जनता के गुस्से को राजनीतिक हथियार में बदलने के लिए सूक्ष्म स्तर की रणनीति अपनाई। पन्ना प्रमुख मॉडल के तहत हर मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता नियुक्त किया गया।
एक ऐसे राज्य में जहां स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क रोजमर्रा के जीवन को नियंत्रित करते हैं। इस रणनीति ने नाराज मतदाताओं को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दी। इसने उन्हें सत्ता के खिलाफ मतदान करने का वास्तविक आत्मविश्वास दिया। उन्होंने घर घर पहुंचकर एक स्थानीय घेराबंदी तंत्र तैयार किया। ममता की व्यापक लोकप्रियता को दरकिनार करते हुए यह रणनीति सीधे मतदाता के दरवाजे तक पहुंची। 4 मई 2026 को परिणामों ने असंभव को संभव कर दिया। तृणमूल कांग्रेस अपने पारंपरिक गढ़ों में निर्णायक रूप से हार गई और भाजपा ने जनादेश हासिल कर लिया। जिस नेता ने अपनी युवावस्था एक अजेय शासन को गिराने में बिताई थी, उसे अंततः उसी हथियार ने सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता का कच्चा आक्रोश। लोकतंत्र में जब प्रतिरोध के नायक स्वयं भ्रष्ट व्यवस्था के निर्माता बन जाते हैं, तो जनता अनिवार्य रूप से एक नया प्रतिरोध खड़ा करती है। कोई भी किला स्थायी नहीं होता। प्रसिद्ध नारे ने खेल का वादा किया था, लेकिन जनता ने खेल खत्म कर नियम ही बदल दिए।